हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम क्लासेस में। आप सब भली भांति जानते हैं कि हर परीक्षा और हर शिफ्ट में संविधान के 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसीलिए आज हम आप सभी के लिए 100 सबसे महत्वपूर्ण संविधान के प्रश्न लेके आए हैं, जिनको पढ़ने के बाद गारंटी से 2 से 3 प्रश्न पक्का इसमें फंसने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरी क्लास को मेहनत से देखिएगा और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिएगा। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने देखिए। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? ठीक है, पहले की बात कर रहा है थी, तो ध्यान देना है। शुरुआत में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां। दूसरा प्रश्न देखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? अब ये बात कर रहा है वर्तमान में, अभी प्रेजेंट में कितने आर्टिकल हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, तो ध्यान रखना है। अब वर्तमान में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, याद रखना है। ठीक है, 448 आर्टिकल और 12 अनुसूचियां। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, थर्ड। देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? यानी कि जो वर्तमान है अभी हाल ही में कितनी आईपीसी धाराएं? ऑप्शन ए 356, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 404 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, वर्तमान में 395 धाराएं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, 4। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ध्यान देना है, आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में ये लिखित है, यानी कि जो भारत है उसको इंडिया कहा गया है आर्टिकल नंबर 1 में। ठीक है, तो सर आर्टिकल 2 में क्या कहा है? तो आर्टिकल 2 में ये कहा गया है कि एक से एक अधिक मतलब राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, आर्टिकल 2 में लिखा है। और आर्टिकल 3 में ये लिखा है कि ध्यान देना, आर्टिकल 3 में क्या लिखा है, हर चीज़ हर पॉइंट को पढ़ना है, जिससे कब परीक्षा में कुछ भी पूछा जाए आप तुरंत इसका आंसर कर दो। तो आर्टिकल 3 में क्या लिखा है, मतलब किसी भी राज्य की जो सीमा है उसका नाम चेंज किया जा सकता है या फिर एक नई सीमा बनाई जा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। संविधान की अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? अभी हमने पढ़ा था, ऑप्शन ए परिसंघ, ऑप्शन बी महासंघ, ऑप्शन सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, ऑप्शन डी राज्यों का संघ। तो ध्यान देना है, आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? यानी कि नागरिकता किस भाग में है? तो याद रखना है, आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 क्या है, इसमें नागरिकता है। ठीक है, हाँ सो। और आर्टिकल जो 5 से 11 है वो भाग 2 है। कौन सा है? भाग 2, याद रखना है, बिल्कुल सर, आर्टिकल 2। देखिए, अब बात करते हैं आर्टिकल 1 से 5, यानी कि 1 से 5 में क्या है? तो 1 से 5 में संघ राज्य क्षेत्र, क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, याद रखनी है। आर्टिकल 1 से 5 भाग 1 में आता है संघ राज्य क्षेत्र, और जो भाग 2 है उसमें आर्टिकल 5 से 11 तक है जो कि नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, अब भाग 3 की बात करते हैं जो कि 12 से 35 तक है। ये भाग 3 में आते हैं, कितने में? भाग 3 में, जिसमें क्या है, मौलिक अधिकार है 12 से 35। ठीक है, अब बात करते हैं भाग 4 जो कि 36 से 51, कितने? 36 से 51 तक आर्टिकल हैं जो कि भाग 4 में आते हैं। अब सर इनमें क्या है? तो ध्यान देना है, इनमें क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यानी डीपीएसबी जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो आर्टिकल 36 से 51 में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों का मूल अधिकार निश्चित कर प्रदान करता है? अब आपको बताना है, मैंने भी अभी आपसे कहा था कि मौलिक अधिकार किस में आते हैं? भाग 3 में, यानी कि 12 से 35, जो अनुच्छेद 12 से 35 है, जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकार आते हैं। ठीक है, याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए, नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो ध्यान देना है, ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17 और ऑप्शन डी 23।
तो याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, जो आर्टिकल 16 होता है, इस 16 में ही नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के लिए सभी को समान अधिकार है, लोक समायोजन के लिए। हाँ, अब सर इन सभी पॉइंटों की बात करते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या है। तो आर्टिकल जो 14 है 14, उसमें विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। सर आर्टिकल 17 में क्या आता है? आर्टिकल 17 में देखिए, जो अप्रस्थितता है यानी कि अनटचेबली, छुआछूत का अंत, यानी कोई भी जाति का भेदभाव नहीं करेगा, कोई एक दूसरे को छूत अछूत नहीं करेगा, ठीक है। डी 23 क्या होता है फिर? आर्टिकल 23 में क्या आता है? तो आर्टिकल जो 23 है, इसमें बलात्श्रम यानी कि बच्चों से काम करवाने पर रोक है, बलात्श्रम पर रोक है, ठीक है। कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता है 24 में, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं, जैसे कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरणों का निषेध करता है? अभी मैंने आपसे कहा था अस्पृश्यता का किसमें होता है? आर्टिकल 17 में। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, अस्पृश्यता का अंत किसमें है? आर्टिकल 17। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 में क्या आता है। तो ध्यान देना है, आर्टिकल 15 में होते हैं धर्म, जाति, मूल, वंश, इन सभी के आधार पर कोई एक दूसरे से भेदभाव नहीं करेगा, आर्टिकल 15। सर आर्टिकल 16 अभी हमने बात की थी, आर्टिकल 16 में क्या आता है? सभी को जो लोक सेवाएं, मतलब सभी को समान अधिकार नौकरियों के लिए, से किसमें? आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 18 में क्या आता है फिर? आर्टिकल 18 जो कि अनुच्छेद 18 होता है, उसमें उपाधियों का अंत है। किसका? उपाधियों का अंत, ठीक है, उपाधियों का अंत, जिसमें सेना है, ये अपवाद है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आप सभी के लिए, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति कौन से में होता है? सबसे पहला प्रश्न, राष्ट्रपति किस आर्टिकल में होता है? तो ध्यान देना है, आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होता है, जो अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति हुआ। अगर बात करें अनुच्छेद 53 की, तो अनुच्छेद 53 में क्या होता है? देखिए, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है, ठीक है। जी हाँ सर, प्रत्येक पॉइंट को याद करते चलिए। और बात करते हैं आर्टिकल 54, अनुच्छेद 54 में क्या होता है? तो ध्यान देना है, तो अनुच्छेद 14 है, इसमें निर्वाचन की, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, यानी कि उसका चुनाव होता है आर्टिकल 54 में, ठीक है। आर्टिकल 55 में बात करते हैं, तो ये आर्टिकल 55 है, इसमें निर्वाचन की रीति होती है, तो निर्वाचन की विधि होती है, मतलब क्या क्या चीज़ होती हैं, सब इसमें आती हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 57, तो आर्टिकल 57 में क्या होता है? जो निर्वाचन की पात्रता होती है वो आर्टिकल 57, ठीक है। जी हाँ सर, मैंने आपको सभी बता दिए, एक भी एक। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, प्रश्न नंबर 11 देखिए, 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार की गारंटी दी गई है? तो याद रखना है, आर्टिकल जो 19 है उसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, आर्टिकल 19। अब बात करते हैं फिर अनुच्छेद 20 की, तो इसका आपको कमेंट में आंसर देना है। आर्टिकल 21 की बात करते हैं, तो याद रखना है आर्टिकल 21 में क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, आर्टिकल 21 में आती हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। क्या आता है फिर? आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष, प्रश्न नंबर 12 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ठीक है, देखिए, अगर आर्टिकल 19 की बात करें तो अभी हमने पढ़ा था भाषण का अधिकार, लेकिन इसमें क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता, तो आर्टिकल 19(1) में, ठीक है, आर्टिकल 19(1). अगर बात करें फिर आर्टिकल 21 में, ये में क्या होता है? तो आर्टिकल 21(a), ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है सर। आर्टिकल 25 में क्या होता है? आर्टिकल 25 में ध्यान रखना है, धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि कोई व्यक्ति, उसकी इच्छा है, वो जब चाहे अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म में अपना सकता है, उसकी इच्छा है। अंतःकरण की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में आती है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। फिर आर्टिकल 14 मैंने पहले बता चुका हूँ, आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता आती है। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। अगला, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? यानी कि बच्चों का शोषण किस आर्टिकल में आता है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न।
तो ध्यान देना है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 24 में बच्चों का शोषण, ठीक है। और आर्टिकल 23 में क्या होता है, बालाश्रम पर रोक, यानी कि किसी बच्चे से कोई काम नहीं किया जा सकता, करवाया जा सकता ज़बरदस्ती, ठीक है। और वैसे भी ओके। और आर्टिकल 19 में क्या होता है सर, अभी हमने बात की थी आर्टिकल 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। और आर्टिकल 19 में क्या आता है, जो भाफड़ बोलने का अधिकार। आर्टिकल 17 में अनटचेबली का अंत, यानी कि अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। अगला प्रश्न 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित को संरक्षण की व्यवस्था है। जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके हित के लिए संरक्षण की व्यवस्था किस आर्टिकल में, तो ध्यान देना है आर्टिकल जो 29 है उसमें अल्पसंख्यकों के हित के लिए संरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। आर्टिकल 29 में। सर आर्टिकल 32 में क्या होता है, आर्टिकल 32 सबसे महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है और पूछने वाला भी आगे, ठीक है। आर्टिकल 32 में क्या होता है, देखिए आर्टिकल 32 को जो संविधान की आत्मा किसने कहा है, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने ही आर्टिकल 32 को, जो अनुच्छेद 32 है, इसको संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। हाँ सर। और ये इसी अनुच्छेद से सुप्रीम कोर्ट है जो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन कौन सी, पहली बंदी प्रत्यक्ष और परमादेश, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता। चलो ये तो बाद में देखते हैं, ठीक है। ये शायद पूछी जाती हैं लेकिन आपको समझ में शायद नहीं आएंगी, जो लिखित होती हैं वो समझ लोगे आप। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, ठीक है, पढ़ चुके हैं पहले। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। फिर से वो प्रश्न आ चुका है जिसकी हम बात कर रहे थे आप सभी के सामने, मतलब कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो आर्टिकल 32 अभी हमने पढ़ा था, जिसको भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, आर्टिकल 32 को। ओके जी हाँ सर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें आते हैं, आर्टिकल 36 से 51, जो कि भाग 4, किसमें भाग 4 में आते हैं, आर्टिकल 36 से 51। और इसमें क्या होता है, इसमें नीति निर्देशक तत्व होते हैं, यानी कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल सेंसिटिव, ठीक है। ये सब कहाँ से लिए गए, अगर ये पूछ ले कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड। कहाँ से, आयरलैंड। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न 17, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ध्यान देना है, भले ही आपको प्रश्न कठिन लगे, मैं कह रहा हूँ ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको कठिन लगते हैं एग्जाम में भी, ठीक है। देखिए अब क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो ध्यान देना है आर्टिकल 39 एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, ठीक है। देखिए जो आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आर्टिकल 40 जो है इसमें क्या है, इसमें ग्राम पंचायत का गठन है, ठीक है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन। और आर्टिकल 35 में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था DPSP, वही आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, और आर्टिकल 51 में क्या आता है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अभिवृद्धि, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अभिवृद्धि किसमें आती है, आर्टिकल 51 में। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि नवीनतम प्रश्न चल रहा है। देखिए आर्टिकल 51 हमने अभी पढ़ा था, क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय विदेश नहीं सॉरी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अभिवृद्धि, ठीक है। आर्टिकल 51 है, यही इसका आंसर है। इसी में क्या है, जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे किसमें, आर्टिकल 51A में, जो कि भाग 4A बनाया गया था नया, ठीक है। भाग 4 है जिसमें आर्टिकल 51 में क्या जोड़े थे, 11 मौलिक अधिकार जोड़े थे, कितना, 11। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, देखिए 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अभी हमने पढ़ा था मौलिक कर्तव्य किसमें आते हैं, आर्टिकल 51A में, ठीक है। हाँ एक प्रश्न और पूछता हूँ आपसे कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, किस देश से लिए गए हैं। तो ध्यान रखना है मौलिक कर्तव्यों को
ये अमेरिका से, कहाँ से, सॉरी रूस से लिए गए हैं। कहाँ से, रूस से लिए गए हैं। अगर पूछे मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका, ठीक है। मौलिक अधिकार अमेरिका और मौलिक कर्तव्य रूस से, ठीक है। दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण। तो अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए। अगला, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। ऑप्शन ए 51, 52 या 53, 54। तो याद रखना है आर्टिकल 53 में ही ये कार्यपालिका की शक्ति मैंने आपको पढ़ाई थी। संघ की कार्यपालिका शक्ति इसमें आर्टिकल 53 में, ठीक है। और आर्टिकल 51 में क्या आता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विदेश नीति। आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, उसकी क्या होगी, निर्वाचन की विधि होगी, आर्टिकल 54। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। यानी कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो याद रखना है आर्टिकल जो 61 है, आर्टिकल 61, जो इसे हम बोलते हैं इम्पीचमेंट, यानी कि जिस पर महाभियोग चलता है, आर्टिकल 61 ध्यान रखना है। और आर्टिकल 75 में क्या होता है, मंत्रिपरिषद होती है। और आर्टिकल 76 बहुत महत्वपूर्ण है, 76, जिसे बोलते हैं महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल, ठीक है, 76 में आता है। अगला, भारत के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। तो ध्यान देना है आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति 52 में और उपराष्ट्रपति 63 में, ठीक है। याद रख लोगे, जी हाँ सर। 52 में क्या होता है, 52 में एक राष्ट्रपति होता है और 63 में एक उपराष्ट्रपति होता है। 53 में बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा था संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में होती है, 53 में होती है। और 76 में एक महान्यायवादी होता है, आर्टिकल 76, यानी कि अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अगला 4, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन ए 73, ऑप्शन बी 74, ऑप्शन बी 75 और ऑप्शन बी 76। तो ध्यान देना है, जो मंत्रीगण होती है, जो मंत्रिपरिषद सभा होती है, आर्टिकल 75 75 में आती है, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, तो ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। अभी हमने पढ़ा था वही 75, ठीक है, आसानी से याद कर लोगे जी। आर्टिकल 32, संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ध्यान देना है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है आर्टिकल 32 के अनुसार ही मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगले 6, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76। जो भारत का सबसे बड़ा वकील कौन सा होता है, अटॉर्नी जनरल, जो किस में आता है, आर्टिकल 76 में आता है। आर्टिकल 63, भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है, अभी पढ़ा था। आर्टिकल 53, कार्य की संघपालिका शक्ति, अनुच्छेद 53 में आती है, ठीक है। और 79 में क्या आता है, आपको कमेंट में बताना है, बहुत ही ईजी प्रश्न है आपके लिए, कमेंट में जरूर बताना है। अगला, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। आर्टिकल 81, आर्टिकल 82, आर्टिकल 83 या फिर अनुच्छेद 85। तो याद रखना है, जो आर्टिकल 85 होता है वो ही संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग करता है। तो लोकसभा को भंग करने का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 85, आर्टिकल 85 से जो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। हाँ सर। 9 नंबर देखते हैं अगला, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। तो देखिए, जो संयुक्त बैठक होती है यानी जॉइंट फिटिंग होती है संसद की, वो आर्टिकल 100 किस में आती है, 8 में आती है। 108 में होगी जॉइंट फिटिंग। क्या होती है, जॉइंट फिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक। आर्टिकल 110 में क्या होता है, ये होता है धन विधेयक, ठीक है। हाँ, अगले प्रश्न की बात करते हैं 10 नंबर, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं या फिर किए गए हैं। तो ध्यान दे रहे हैं, आर्टिकल 108 में ही
जॉइंट फिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक होती है, उसी में उसके अधिवेशन के प्रावधान भी दिए गए हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक अभी हमने पढ़ा था, मैंने कहा था आपसे आर्टिकल जो अनुच्छेद 1 से 10 होता है उसमें धन विधेयक आता है, इसकी परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न 12, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो भारत का संचित कोष जो होता है, देखिए आर्टिकल 112 भी होता है, 140 और 148, यानी कि तीनों ही सही है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? जो आर्टिकल 123 होता है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 151 में क्या होता है कि हम जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, जो जज होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज यानी कि न्यायाधीश, उस पर 124 के अनुसार महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट, अगर बात करें राष्ट्रपति पर, किस पर, एक फट के अनुसार राष्ट्रपति पर चलाया जा सकता है, और 124 के अनुसार जो जज होता है न्यायाधीश उस पर। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो आर्टिकल 143 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो आर्टिकल 137 में ये जो व्यवस्था है उपबंधित है। ठीक है, किसमें? आर्टिकल 137 में सर्वोच्च न्यायालय अपने सुनाए गए जो फैसला होता है, निर्णय होता है, उसका दोबारा से अवलोकन कर सकता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 17, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकार होगी? तो अनुच्छेद 141 के अनुसार, किसके 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जितने भी राज्य क्षेत्र हैं उन सभी जो जो कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट्स, ठीक है, उन पर आबद्ध होगी, उन पर ये लागू होगी। प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। ध्यान देना है, इनमें दोनों ही, यानी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही अपने निर्णय को दोबारा जांचेंगे। कौन से? आर्टिकल 32 के अनुसार। ठीक है, इसी को संविधान की आत्मा कहते हैं। और किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 19, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 233 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान, अधीनस्थ या फिर जिला न्यायालय किसमें? 233 में आती हैं अनुच्छेद। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या फिर राज्य विधान पालिकाओं का द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो आर्टिकल 245 है, वो संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या फिर विधान पालिकाओं पर अपने नियमों को कानून की प्राथमिकता प्रदान करती है। इतना क्लियर? जी हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो केंद्र के पास कौन सी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, कमेंट सेक्शन में। आर्टिकल 245, आर्टिकल 246, ऑप्शन सी 247 और ऑप्शन डी 248। तो ध्यान रखना है, जो आर्टिकल 248 है इसी के तहत जो अनुच्छेद है, तो जो संसद होती है उसके पास जो पावर होती है इसी के अनुसार होती है, आर्टिकल 248। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस आर्टिकल के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो ऑप्शन ए 251, ऑप्शन बी 252, ऑप्शन सी 253 और ऑप्शन डी 254। इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है, कहीं से भी खोजिए लेकिन खोजना होगा जिससे आपको पता चल सके। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं,
भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 115, ऑप्शन बी आर्टिकल 116, और ऑप्शन सी 226 और ऑप्शन डी 249। तो याद रखना है, जो अनुच्छेद 249 होता है वो अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध की विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 249। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो सबसे आसान प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। अनुच्छेद 253 जो है, 253 जो है, वो संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं उनको लागू करने के लिए एक विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, ध्यान देना है। अगला प्रश्न नंबर 5, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? यानी किस अनुच्छेद में लिखी हैं? ध्यान देना है, जो आर्टिकल 256 से 263 तक है उनमें केंद्र और राज्य की जो प्रशासनिक संबंध है आर्टिकल 256 से 263 तक वो उल्लेख, मतलब वर्णित कहते हैं, लिखे हुए। किसमें लिखे हैं? 256 से 263 तक केंद्र और राज्य के बीच, ठीक है, जो प्रशासनिक संबंध होते हैं वो। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? जो केंद्र सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो जो राज्य सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट, उसको 256 के तहत निर्देश दे सकती है, इंस्ट्रक्शंस। ओके। प्रश्न नंबर 7, अति महत्वपूर्ण, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ध्यान देना है, जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है उसका प्रावधान 263 में दिया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसमें? 263 में। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? किसका? वित्त आयोग। सबसे अच्छा प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अनुसार आता है। ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछने आने वाला भी। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार कौन सा होता है? आर्टिकल 300A। इसे हम ए को क बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो 300A यानी कि इसमें आता है संपत्ति का अधिकार को संवैधानिक अधिकार में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? आर्टिकल 308, आर्टिकल 309, आर्टिकल 310, आर्टिकल 311। इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है, जिससे कि मुझे भी लगे कि आप भी मेहनत कर रहे हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसको याद रखना है। 312 जो होता है आर्टिकल 312 यानी कि अनुच्छेद 312 में भारतीय संविधान के में अखिल भारतीय सेवा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवा आयोग, 312 में अखिल भारतीय सेवा आती है, ठीक है, और 315 यानी कि 315 में यूपीएससी आती है। क्या? लोक सेवा आयोग। यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि लोक सेवा आयोग। ठीक है, लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315 में। ओके, जिसमें आईएएस वगैरह बनते हैं, आप सुना है आईएएस आईपीएस, इसी के अनुसार बनते हैं। प्रश्न नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अभी आपने पढ़ा 315 लोक सेवा आयोग। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 312, अभी हमने पढ़ा 312 में क्या आता है? अखिल भारतीय सेवा, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो सके। हम एक प्रश्न को दो बार भी लिख देते हैं। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा आयोग, ये बहुत सरल प्रश्न है, ये तो आपको कमेंट में जरूर लिखना ही लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न 300। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग किस में आता है? 324, आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग आता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष,
लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो याद रखना है, एंग्लो इंडियन आता है वो है आर्टिकल 331 में एंग्लो इंडियन आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? देखिए, NCSC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब और NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ऑफ ट्राइब, इन दोनों का अर्थ क्या होता है? ये होता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। इसका अर्थ है जो जो जाति होती है SC ST, इन जो किस अनुच्छेद में आती हैं, ध्यान देना है, आर्टिकल 338 एवं 338E में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आती हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछा जाने वाला भी, तो इसको याद रखना है, महत्वपूर्ण है।